हेलो दोस्तों, दृष्टि आईएएस के पीटी स्पेशल यानी रिवीजन प्रोग्राम में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज हम यहाँ पर अर्थव्यवस्था खंड से जो संबंधित महत्वपूर्ण विषय और महत्वपूर्ण टॉपिक रहे हैं पिछले कुछ समय के अंतराल में, जो भी हमारी परीक्षा के लिहाज से महत्वपूर्ण हो सकते हैं, उन पर यहाँ पर चर्चा करेंगे। तो यह आज का जो हमारा विषय है ये अर्थव्यवस्था से संबंधित है और आज हम इसका दूसरा सेगमेंट कवर कर रहे हैं। तो पहली न्यूज़ से हम शुरू करेंगे। पहली न्यूज़ आई थी यूनिफाइड प्रेजेंटमेंट मैनेजमेंट सिस्टम। तो क्या है इस सिस्टम में, क्यों यह बात खास है, कैसे इससे सवाल बनाया जा सकता है, इस पर आज हम बात करने वाले हैं। यूनिफाइड प्रेजेंटमेंट मैनेजमेंट सिस्टम, जिसे कहा गया है यूपीएमएस, तो भारत बिल पे लिमिटेड, जो कि एनपीसीआई की एक सहायक कंपनी है, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, उसकी एक सहायक कंपनी है भारत बिल पे लिमिटेड। उसने आवर्ती बिल पेमेंट के लिए यूनिफाइड प्रेजेंटमेंट मैनेजमेंट सिस्टम पेश किया था। ठीक, क्या है ये सिस्टम? यूपीएमएस दरअसल आवर्ती बिल पेमेंट्स को आसान और सुरक्षित बनाने के लिए एक तरह का इनोवेशन है, एक तरह का नवाचार है। आवर्ती बिल पेमेंट्स क्या होते हैं? रिकरिंग बिल पेमेंट्स, जिनको समय समय पर बार बार पे किया जाता है। तो एक व्यवस्था बनाने का यहाँ पर प्रयास किया है, यानी यह जो सिस्टम है यह ग्राहक को किसी बिल पेमेंट पर चैनल या फिर एक तरह से उसका जो पूरा सिस्टम है ग्राहक के पास भेजेगा, ताकि ग्राहक उस बिल को देख सके और आगे उसको पेमेंट कर सके या फिर उस पर अन्य तरह की कार्रवाई कर सके। तो एक ऑटोमेटेड रूट के तहत, यानी स्वचालित रूप में बिलर्स के द्वारा जो भी कंपनीज होंगी जिसकी सर्विसेज ली जा रही हैं, उससे बिल प्राप्त करके ग्राहक को भेजा जाएगा। तो अब जो बिल का भुगतान है, एक तरह से उसको लोकतांत्रिक और अधिक सुविधाजनक बनाने की बात कही गई है, यानी कि जो कस्टमर्स हैं उनको बार बार जाकर के लाइनों में ना लगना पड़े, अपने बिल के भुगतान करने के संबंधित जो भी अन्य जानकारियां हैं वो उनको ऑनलाइन ही उपलब्ध करा दी जाएं। तो इससे एक और लाभ होगा डिजिटल पेमेंट सेवा प्रदाताओं को, और बीमा कंपनियां या फिर शैक्षणिक संस्थान भी इस सिस्टम से लाभान्वित हो सकेंगे। चूँकि ये सिस्टम एनपीसीआई के अंतर्गत कार्य कर रहा है, यानी नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, तो एनपीसीआई के बारे में भी जानना बहुत आवश्यक है। भारत में रिटेल पेमेंट और सेटलमेंट सिस्टम के लिए एनपीसीआई को एक अम्ब्रेला संगठन के तौर पर देखा जाता है। अम्ब्रेला संगठन का मतलब आप जानते ही हैं कि ऐसा संगठन जो अपने अंतर्गत कई सारे अन्य छोटे छोटे संगठनों को शामिल करता है, उनको मॉडरेट करता है, उनको देखरेख करता है और संचालित करता है। तो भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम 2007, इस संबंध में इसको जानना बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसके तहत ही आरबीआई और भारतीय बैंक संघ ने इसकी शुरुआत की थी। इस अधिनियम के माध्यम से ही एनपीसीआई को स्थापित किया गया था। और जो कंपनी एक्ट के तहत अगर इसको देखें तो कंपनी एक्ट 1956 की धारा 25, जो कि अब कंपनी एक्ट 2013 की धारा 8 हो चुकी है, उसके तहत एक नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी के रूप में इसको शुरू किया गया है या शामिल किया गया है। एनपीसीआई कुछ अन्य महत्वपूर्ण कंपनियां एक तरीके से ऑपरेट करता है या संचालित करता है, उनमें कौन कौन सी शामिल है? पहला है भीम, यानी भारत इंटरफेस फॉर मनी, बहुत ही इंपॉर्टेंट एक व्यवस्था है। इसके अलावा एनएसीएच, यानी नेशनल ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस, इसके अलावा रूपे के बारे में आप जानते ही हैं। भारत बिल पे भी है इसमें। सीटीएस यानी चेक ट्रंकेशन सिस्टम भी है। यूपीआई भी है, यानी यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। एईपीएस भी है, यानी आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम, और भी अन्य उसके इनोवेशंस जारी हैं। ठीक, तो चूंकि एनपीसीआई इतना महत्वपूर्ण है, ये खबर इतनी महत्वपूर्ण है, तो एक सवाल हमने लिया है जो कि प्रीलिम्स 2017 में पूछा गया है यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम के अंतर्गत। सवाल में क्या पूछा गया है इसको देखते हैं। सवाल दरअसल कहता है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम यानी नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया या फिर एनपीसीआई देश में वित्तीय समावेशन के संवर्धन में सहायता करता है। अगला स्टेटमेंट क्या है? एनपीसीआई ने एक कार्ड भुगतान स्कीम रूपे प्रारंभ की है। आपसे पूछा गया था कि उपयुक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही है। केवल एक, केवल दो, एक और दो, दोनों, या तो फिर ना तो एक और ना ही दो। तो इसका सही जवाब, जैसा कि आप सब जानते ही हैं, कि ऑप्शन सी था। तो यहाँ पर दरअसल इस एक सवाल को लेने का मकसद ये नहीं है कि ये सवाल रिपीट होगा, संभावना बहुत कम होती है सवाल के रिपीट होने की, लेकिन इसको लिए जाने का मकसद ये है कि हम उस ट्रेंड को समझ सके, किसी भी खबर से उस सवाल को पकड़ सके जो आने वाले समय में पूछा जा सकता है या उसकी एक संभावना बन सकती है।
तो कितना सामान्य सा सवाल है जो एनपीसीआई के संबंध में पूछ दिया गया था। तो अब के समय में जो भी खबरें हम यहाँ पर एनालाइज कर रहे हैं उससे जो भी संभावित सवाल बन सकते होंगे हम उनको भी देखते हुए चलेंगे। ठीक, अगली खबर है ऑफलाइन ई पेमेंट। ऑनलाइन पेमेंट तो हम सुन रहे थे, अब एक ऑफलाइन ई पेमेंट की भी बात आ गई है। तो ई पेमेंट का मतलब है इलेक्ट्रॉनिक रूप से जो पेमेंट की जाएगी। तो आरबीआई ने एक ऑफलाइन ई पेमेंट सिस्टम को मंजूरी दी है। उद्देश्य क्या है? उद्देश्य यही है कि ऐसी जगहें जहां पर ऑनलाइन व्यवस्था ठीक तरीके से संचालित नहीं हो पा रही है लेकिन फिर भी हम डिजिटल माध्यम का उपयोग करना चाहते हैं, उसके लिहाज से ऑफलाइन ई पेमेंट शुरू किया गया है। यानी ग्रामीण एवं छोटे नगरीय क्षेत्रों में डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देना इसका मकसद है। इसके अलावा आरबीआई ही ऐसे सभी कार्य क्यों करता है? क्योंकि आरबीआई सभी प्रकार के भुगतानों के संबंध में एक रेगुलेटर की भूमिका निभाता है। तो ऑफलाइन ई पेमेंट क्या है? अगर इससे कोई स्टेटमेंट बनेगा तो इससे संबंधित जो तथ्यात्मक जानकारी है वो भी समझ लेते हैं। तो एक तरह का डिजिटल पेमेंट का एक प्रकार है, यानी इसके माध्यम से पेमेंट करते समय इंटरनेट की आवश्यकता नहीं होती। केवल ऑफलाइन मोड के तहत जो कार्ड है, वॉलेट है या फिर मोबाइल डिवाइसेस हैं उनका उपयोग करके ही भुगतान किया जा सकता है। इसकी शुरुआत 2020 के समय से देखी जा रही है, जब इसको पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरू किया गया था। और लेन देन के लिए एक प्रमाणीकरण के अतिरिक्त कारक की भी इसमें आवश्यकता नहीं है, यानी एक तरह से एडिशनल फैक्टर ऑफ ऑथेंटिफिकेशन की भी आवश्यकता नहीं होगी। ठीक, अब चूंकि पेमेंट हो जाएगा और चूंकि ऑनलाइन माध्यम से पेमेंट नहीं हो रहा है, इसलिए ऐसी संभावना है कि जो ग्राहक है उसको एसएमएस या मेल के माध्यम से जो जानकारी है कुछ समय बाद उससे संबंधित अलर्ट भेजा जाए। ये जो सुविधा है मुख्य रूप से छोटे वैल्यू के डिजिटल पेमेंट को ध्यान में रखकर तैयार की गई है, यानी कोई बहुत बड़ी रकम इसके माध्यम से नहीं भेजी जा सकती है। प्रमुख उद्देश्य है ग्रामीण क्षेत्रों के अंतर्गत डिजिटल सेवा को उपलब्ध कराना। तो जाहिर सी बात है कि ग्रामीण क्षेत्रों में कोई बहुत बड़ा पेमेंट करने जैसी बात नहीं आएगी, और आएगी भी तो उसके कुछ अन्य माध्यम हैं, या फिर ऐसे लोग जो बहुत बड़ा पेमेंट करना चाह रहे होंगे। इसका मतलब है कि उनके पास राशि मौजूद होगी। तो इस बात को मान करके चला जा सकता है कि जो लोग बड़ा पेमेंट कर सकते हैं वो ऑनलाइन सुविधाएं भी ले सकते हैं। तो प्रतिदिन की जो लेन देन लिमिट होगी वो 200 रुपये तक होगी और कुल ऑफलाइन लिमिट 2000 रुपये तक रखी गई है। अगर फिर भी पैसे की और ज़्यादा आवश्यकता है तो आप ऑनलाइन माध्यम से खाते में फिर से पैसे डाल सकते हैं। अब भारत में डिजिटल पेमेंट की जो व्यवस्था है उसके अंतर्गत क्या स्थिति अभी बनी हुई है उसको भी देख लें। तो भारत में यूपीआई के माध्यम से कुल डिजिटल भुगतान का 60% लेन देन किया जाता है। इस हिसाब से आप समझ सकते हैं कि यूपीआई की व्यवस्था कितनी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। डिजिटल भुगतान पिछले 5 सालों में लगभग 5 गुना तक बढ़ गया है, और एक कैपिटल इन्वेस्टमेंट ग्रुप है CLSA, उसने एक रिपोर्ट दी थी। उसके मुताबिक भारत में डिजिटल भुगतान का मूल्य वित्तीय वर्ष 2021 में $300 बिलियन से बढ़कर वित्तीय वर्ष 2026 तक $1 ट्रिलियन तक पहुंच सकता है। तो जो डिजिटल पेमेंट्स हैं वो बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं और कई सारे ट्रेंड्स ऐसी जानकारी देते हैं। तो एक और सवाल इससे जुड़ा एक विगत वर्ष में पूछा गया यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम 2017 का सवाल है। सवाल कहता है एकीकृत भुगतान अंतरापृष्ठ यानी यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस या फिर यूपीआई को कार्यान्वित करने से निम्नलिखित में से किसके होने की सर्वाधिक संभाव्यता है। ठीक, यानी कि अगर यूपीआई का कार्यान्वयन होता रहेगा तो क्या हो सकता है। कुछ स्टेटमेंट दिए हुए हैं। पहले में कहा गया है कि ऑनलाइन भुगतानों के लिए मोबाइल वॉलेट आवश्यक नहीं रह जाएंगे। अगला लगभग 2 दशकों में पूरी तरह भौतिक मुद्रा का स्थान डिजिटल मुद्रा ले लेगी। एफडीआई अंतर्वाह में भारी वृद्धि होगी। निर्धन व्यक्तियों को उपादानों यानी सब्सिडीज का प्रत्यक्ष अंतरण यानी डायरेक्ट ट्रांसफर बहुत प्रभावशाली हो जाएगा। देखिए, वैसे तो इससे संबंधित जो अनुमान है वो लगाया जा सकता है कि यूपीआई की जो व्यवस्था है, यूपीआई का मतलब ही है कि किसी वॉलेट का बीच में आवश्यकता वॉलेट की नहीं होती, सीधे आपके बैंक अकाउंट से किसी अगले व्यक्ति के बैंक अकाउंट में पेमेंट ट्रांसफर हो जाती है। तो एक तरीके से अनुमान लगाया जा सकता है कि विकल्प ए यहाँ पर सही हो सकता है, क्योंकि सर्वाधिक संभाव्यता की बात कही गई है। लेकिन इसका एक दूसरा अनुमान अगर आप लगाना चाहें तो ऐसे भी लगा सकते हैं कि यूपीएससी के अंतर्गत अधिकतर संभावना ये होती है कि जो भी स्टेटमेंट है अगर वो कुछ खास तरह के शब्दों को लेकर चलते हैं जहाँ पर अतिरिक्त बल दिया जाता है, जैसे कि इस स्टेटमेंट को देखें तो लगभग 2 दशकों में पूरी तरह भौतिक मुद्रा का स्थान डिजिटल मुद्रा ले लेगी। पूरी तरह जैसा जो शब्द है अपने आप में
कीवर्ड हो सकता है इस बात को समझने के लिए कि पूरी तरीके से कोई व्यवस्था का पूरी तरह से बदल जाना इतना आसान नहीं होगा। अगला कहता है एफडीआई के अंतर्वाह में भारी वृद्धि होगी। तो भारी वृद्धि भी अपने आप में एक तरह का अतिशय वाला शब्द है। अगला कहता है निर्धन व्यक्तियों को उपादानों का प्रत्यक्ष अंतरण बहुत प्रभावशाली हो जाएगा। ये स्टेटमेंट थोड़ी सी संभावना जताता है कि प्रभावशाली हो सकता है। बहुत प्रभावशाली वाली बात पर थोड़ा सा डाउट हो सकता है, लेकिन चूंकि ऑप्शन ए में इससे बेहतर संभावना दिखाई दे रही है, इसलिए ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। ठीक, चलिए अगली खबर है राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन यानी नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन। बहुत ज़्यादा चर्चा में रहा है ये शब्द, क्या है इसका मतलब। तो वर्तमान बजट में नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन की घोषणा की गई थी वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी के द्वारा, और इसके बाद से इसको फिर से दोहराया गया है कि इस पाइपलाइन के जरिए जो फंड जुटाए जाने की बात है वो की जाएगी। तो नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन को विकसित करने में नीति आयोग की महत्वपूर्ण भूमिका है। इसके अलावा अलग अलग जो मंत्रालय हैं इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े हुए, उनकी भी इसमें महत्वपूर्ण भूमिका है। इनसे परामर्श करके ही इस तरह के कार्यों को आगे बढ़ाया जा रहा है। तो 2022 से 2025 के दौरान 6 लाख करोड़ रुपए तक की संपत्ति का मोनेटाइजेशन किया जाएगा, ऐसा लक्ष्य रखा गया है। कितने का? 6 लाख करोड़ रुपए तक का। ठीक, इसमें जो 6 लाख करोड़ रुपए आएंगे वो कैसे आएंगे और किस किस क्षेत्र से आएंगे इसको समझते हैं। रेलवे, बिजली, हाईवे जैसे क्षेत्रों के बड़े प्रोजेक्ट्स की पहचान इसके अंतर्गत की गई है। बेसिकली प्रोजेक्ट किससे संबंधित है? प्रोजेक्ट के अंतर्गत ऐसे क्षेत्रों की पहचान की गई है जिनका उपयोग करके सरकार अतिरिक्त राजस्व प्राप्त कर सकती है। जैसे रेलवे का कुछ एरिया हो गया, मान लीजिए सड़क का कुछ क्षेत्र है, यानी हाईवेज के बहुत सारे एरिया जो खाली पड़े हैं, उन सभी का इस्तेमाल किया जाएगा। उनको निजी क्षेत्रों को दे करके उनका उपयोग करा करके एक तरीके से जो भी अधिकार है निजी क्षेत्र को दिए जाएंगे उपयोग संबंधी, और उससे राजस्व की प्राप्ति करने की सरकार की योजना है। तो सरकार दरअसल राजस्व से जुड़े अधिकार निजी क्षेत्रों को सौंपेगी और वे उन स्थानों पर अपनी अवसंरचनाएं या फिर कुछ अन्य तरह के प्रोजेक्ट लगा करके उन स्पेस का इस्तेमाल करके जो भी राजस्व एकत्रित करेंगे वो सरकार को देंगे। फोकस किस पर रहने वाला है? ब्राउनफील्ड्स प्रोजेक्ट पर। क्या है ब्राउनफील्ड प्रोजेक्ट्स? ऐसे प्रोजेक्ट जो एकदम नए सिरे से शुरू किए जाते हैं, नई भूमि में, नई अवसंरचना में, नई लागत लगा करके, उनको कहते हैं ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट। और ऐसे प्रोजेक्ट, ऐसी अवसंरचनाएं जो पहले से मौजूद हैं, उन्हीं में दोबारा से कुछ काम शुरू किया जाना, या पहले से अवसंरचना मौजूद है उसको किसी अन्य कार्य के लिए लिया जाना, ब्राउनफील्ड्स प्रोजेक्ट कहलाते हैं। तो ब्राउनफील्ड प्रोजेक्ट का मतलब यही हुआ कि जो अवसंरचनाएं पहले से मौजूद हैं, जिनका उपयोग नहीं हो पा रहा है, उनका उपयोग हम कैसे बढ़ाते हैं। तो पाइपलाइन के तहत अलग अलग मंत्रालयों को टारगेट पूरे करने के निर्देश दिए गए हैं। मान लीजिए कोई हाईवे मिनिस्ट्री है, एविएशन मिनिस्ट्री है, तो अलग अलग मंत्रालय अलग अलग जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर से संबंधित प्रोजेक्ट होंगे उनको देखेंगे। इसके अलावा इसके इम्प्लीमेंटेशन और मॉनिटरिंग के लिए भी एक मैकेनिज्म तैयार किया गया है। कैसा मैकेनिज्म है? एक कमेटी का गठन किया गया है, कोर ग्रुप ऑफ सेक्रेटरीज ऑन एसेट मोनेटाइजेशन। इसमें सभी सचिव शामिल होंगे अलग अलग मंत्रालयों के, जिसकी अध्यक्षता कौन करेंगे? कैबिनेट सचिव। अब इसमें दो बातें और समझने की है कि इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत किसी भी तरह का डिसइन्वेस्टमेंट या फिर विनिवेश नहीं किया जाएगा और नॉन कोर एसेट्स का मोनेटाइजेशन नहीं किया जाएगा। डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब हुआ कि सरकार के द्वारा किसी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग या फिर पीएसयूज से या फिर किसी प्रोजेक्ट से अपने शेयर्स को वापस लेना या फिर निजी क्षेत्रों को उसके शेयर बेचना। तो इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र से जुड़े मंत्रालय और पीएसयूज ही इसमें केवल शामिल होंगे। ठीक, अब जो प्रमुख बात थी, जैसा हमने जिक्र किया कि मोनेटाइजेशन केवल राइट्स का होगा, स्वामित्व का नहीं, यानी कि केवल अधिकार सौंपे जाएंगे उस परियोजना से संबंधित या फिर उस खास स्थान से संबंधित कि आप उसका इस्तेमाल कीजिए, उसकी एक तरीके से मालिकाना हक नहीं सौंपा जाएगा। और एक कॉन्ट्रैक्ट होगा, कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने के बाद इसको वापस भी लिया जा सकता है। सवाल अगर ये बने कि किस क्षेत्र के अंतर्गत सबसे ज़्यादा पैसे या फिर हम कहें कि प्राप्तियां होने की उम्मीद है, तो सबसे ज़्यादा मोनेटाइजेशन यानी 27% जो होगा सड़क क्षेत्र का किया जाएगा, और उसके बाद रेलवे, एनर्जी, ऑयल एंड गैस और
टेलीकॉम सेक्टर को इसके लिए चुना गया है। तो किसी भी तरह का स्टेटमेंट बन जाए तो आपको मालूम हो। ठीक, चलिए अगला है कार्यक्रम बैंक जमा बीमा कार्यक्रम। तो बैंकों के अंतर्गत जमा बीमा जैसी एक सुविधा की शुरुआत की गई है। क्या है यह सुविधा, कैसे काम करेगी? प्रधानमंत्री जी ने डिपॉजिटर फर्स्ट गारंटीड टाइम बाउंड डिपॉजिट इंश्योरेंस पेमेंट अप टू 5 लाख नामक एक कार्यक्रम को संबोधित किया था। थोड़ा कठिन सा लग रहा है, हालांकि आप में से कई लोगों ने इसको पढ़ा भी होगा, लेकिन हम रिवाइज करते टाइम एक बार फिर से इसको आपको बताएंगे। डिपॉजिटर फर्स्ट गारंटीड टाइम बाउंड डिपॉजिट इंश्योरेंस पेमेंट अप टू 5 लाख। इसका मतलब ये हुआ कि जो भी हम लोग पैसा बैंक में जमा करते हैं, जो भी ग्राहक जमा कर रहे हैं, उनके द्वारा जमा की गई रकम कितनी सुरक्षित होगी बैंक के अंतर्गत, इसको डिसाइड करने के लिए इस तरह की स्कीम लाई गई है। एक तरीके की बीमा स्कीम है जहां पर ग्राहकों द्वारा जमा किए गए पैसे को एक बीमाकृत किया जाएगा, या फिर आसान भाषा में कहें तो रिटर्न करने की गारंटी एक तरह से दी जाएगी। क्यों दी जाएगी समझते हैं। तो जमा बीमा की अभी तक जो सीमा थी वो 1 लाख रुपए थी, उसको बढ़ाकर 5 लाख रुपए कर दिया गया है, और बीमा के भुगतान के लिए जो डेडलाइन है उसको 90 दिन निर्धारित कर दिया गया है। मान लीजिए किसी व्यक्ति का किसी बैंक में पैसा जमा है, एक ऐसी स्थिति आती है कि बैंक किसी कारणोंवश किसी भी कारण से ऑपरेशनल नहीं रह जाता या फिर लाभ कमाने की स्थिति में नहीं रह जाता और बैंक कोलैप्स कर जाता है। तो ऐसी स्थिति में उस व्यक्ति को क्या गारंटी होगी कि उसने जो पैसा जमा किया था वो उसको वापस मिलेगा? तो इसके अंतर्गत ही कुछ प्रावधान लाए गए हैं, यानी कि एक तरह का डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी इसके तहत दी जाएगी। और ये जो सुविधा है ये डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन एक्ट 1961 का जो अधिनियम था इसमें कुछ बदलाव किए गए हैं और प्रावधानों को जोड़ा गया है। तो एक बात यहाँ पर ही हम पहले समझ लें कि जो सीमा थी 1991 में 30,000 की सीमा को बढ़ा करके 1 लाख रुपए किया गया था, और अब इसको 2020 में बढ़ा करके 5 लाख रुपए कर दिया गया है। यानी कि कोई व्यक्ति अगर बैंक के अंतर्गत 3 लाख रुपए जमा करता है तो उस व्यक्ति को बैंक के ऑपरेशनल न रह जाने की स्थिति में 3 लाख रुपए का भुगतान कर दिया जाएगा। वहीं अगर कोई व्यक्ति बैंक के अंतर्गत 6 लाख रुपए जमा करता है तो ऐसी स्थिति में उसको भुगतान किया जाएगा 5 लाख रुपए तक का ही, और 1 लाख रुपए का उसको नुकसान हो सकता है। तो जो गारंटी दी गई है वो 5 लाख रुपए तक की ही दी गई है, और 5 लाख से अधिक जो जमा करेगा उसको नुकसान होने की संभावना है। ऐसी स्कीम क्यों लाई गई है? क्योंकि पंजाब एवं महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक और लक्ष्मी विलास बैंक को कोलैप्स होने की संभावना थी, जिसको देखते हुए इस तरह की बातें कही गई हैं। तो जाहिर सी बात है कि हम लोग किसी भी बैंक में जब पैसे जमा कराते हैं तो सुरक्षा के लिहाज से जमा कराते हैं और ब्याज की एक तरीके से ब्याज के लाभ की उम्मीद में पैसा जमा कराते हैं। तो ये स्कीम अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है, एक तरह से बीमा कवर प्रदान करती है। बैंक जमा बीमा कार्यक्रम के अंतर्गत अगर देखें तो जमा के लिए बीमा कवर के संबंध में एक अलग एजेंसी का प्रावधान है। कौन सी एजेंसी है? डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन, यानी DICGC। ये क्या है? एक तरह की सांविधिक निकाय है और RBI की एक सब्सिडियरी कंपनी है। इसके बारे में भी आपको मालूम हो। ठीक है, चलिए एक सवाल देख लें। सवाल हालांकि बहुत पुराना है, लेकिन वही कि संदर्भ समझने के लिए सवालों को भी प्रैक्टिस में लाना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। सवाल है, आम आदमी बीमा योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इस योजना के अंतर्गत बीमाकृत व्यक्ति भूमिहीन ग्रामीण कुटुंब के परिवार का मुखिया अथवा कमाऊ सदस्य होना चाहिए। बीमाकृत व्यक्ति 30 से 65 वर्ष के आयु वर्ग में होना चाहिए, और योजना में बीमाकृत व्यक्ति के कक्षा 9 से 12 के बीच पढ़ रहे 2 बच्चों तक के लिए निःशुल्क छात्रवृत्ति का प्रावधान है। इसका मतलब ये है इस सवाल को यहाँ पर समझने का कि अगर कोई भी योजना के संबंध में सवाल बनते हैं या पहले भी बनते रहे हैं तो हमें किस तरह से उस योजना को समझते हुए चलना है, क्या क्या प्रमुख पॉइंट इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो इस सवाल को आप सब पहले भी हल कर चुके होंगे। ऑप्शन सी सही जवाब है। ठीक, चलिए अगली खबर है डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स। तो डिजिटल बैंकिंग से संबंधित जो यूनिट्स स्थापित किए जा रहे हैं वे क्या हैं, क्यों ये खबर आई, समझते हैं। तो देश के 75 जिलों में 75 डिजिटल बैंकिंग यूनिट स्थापित करने की बजट में घोषणा की गई थी, जिसको अब आगे बढ़ाने पर काम किया जा रहा है। इसका मकसद था डिजिटल वित्तीय समावेशन को आगे बढ़ाना। सिंपल सी बात है
कि जो भी बैंकिंग व्यवस्था हमारे देश के अंतर्गत संचालित है उसके अंतर्गत जो डिजिटल व्यवस्था है उसको कैसे हम आगे बढ़ाएं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग वित्त व्यवस्था के अंतर्गत आ सकें और डिजिटल स्तर पर वित्तीय समावेशन को बढ़ावा मिल सके। तो डिजिटल बैंकिंग उत्पाद और सेवाओं दोनों को ही डिलीवर किया जाएगा इसके अंतर्गत। अभी वर्तमान समय में जो भी उत्पाद हैं और सर्विसेज हैं उन्हें डिलीवर करते हुए जो पहले से मौजूद वित्तीय उत्पाद और सेवाएं हैं उनको भी डिजिटल रूप में उपलब्ध कराने की व्यवस्था यहाँ पर की जा रही है। यानी एक तरह से चेक है, डिमांड ड्राफ्ट है, बैंकिंग सुविधाएं हैं, तो उसके लिए जो भी नकद या फिर कागजी कार्रवाई की आवश्यकता होती है उसको समाप्त करते हुए डिजिटल व्यवस्था से जोड़ने की बात यहाँ पर की जा रही है। विशेषताएं क्या हैं? तो न्यूनतम डिजिटल आधारभूत अवसंरचना यानी बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बनाना है, बड़ी बड़ी मशीन्स नहीं रखनी है, खर्च भी कम होगा। इसके अलावा सेल्फ सर्विस मोड में कार्य करेगा, ग्राहकों को कॉस्ट एफिशिएंट, पेपरलेस, सुरक्षित और कनेक्टेड एनवायरनमेंट में उत्पादों और सेवाओं को डिजिटल रूप से प्राप्त करने में सक्षम बनाएगा। आसान भाषा में कहें तो लोगों के हाथ में ही व्यवस्था है, वे अपने ही हाथ या फिर अपने ही डिजिटल व्यवस्था के अंतर्गत बैंकिंग के तहत दी जाने वाली सुविधाओं का लाभ ले सकते हैं। जो सर्विसेज हैं 24/7 पूरे साल उपलब्ध कराई जाएंगी और जो भी पारंपरिक बैंकिंग गतिविधियां हैं उनको ऑनलाइन भी करने के प्रयास किए जाएंगे ताकि लोगों को ज़्यादा समस्याएं ना हो और डिजिटल रूप से वे जुड़ सकें। कुल मिलाकर कहें तो सुविधाजनक एवं लागत प्रभावी बैंकिंग उपलब्ध कराना इसका मकसद है। कागज रहित और सुरक्षित वातावरण में बैंकिंग के जो उत्पाद हैं जैसे हमने अभी चर्चा की, तो इसके तहत कई सारी सुविधाएं दी जा सकती हैं, यानी कि सेविंग अकाउंट्स, करंट अकाउंट्स, क्रेडिट कार्ड्स, डेबिट कार्ड्स या फिर और भी व्यवस्थाएं हो सकती हैं। अब अगर हम और चीज़ों को देखें तो आरबीआई बैंकों की डिजिटल बैंकिंग यूनिट को बैंकिंग आउटलेट के रूप में मान्यता देने का कार्य करता है। इसके अलावा पिछले डिजिटल बैंकिंग अनुभव वाले सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों को टियर 1 से लेकर टियर 6 केंद्रों में डिजिटल बैंकिंग यूनिट खोलने की अनुमति इसके तहत दी जाएगी। ऐसी लाइंस प्रमुख होती हैं, महत्वपूर्ण होती हैं, सवालों के अंतर्गत जो स्टेटमेंट दिए जाते हैं उनमें पूछा जा सकता है। तो डिजिटल बैंकिंग यूनिट की स्थापना के हर मामले में आरबीआई से अब अनुमति लेना आवश्यक नहीं होगा। इसके अलावा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, पेमेंट्स बैंक और लोकल एरिया बैंकों को इन यूनिट्स की स्थापना की इजाज़त नहीं होगी। ध्यान दीजिएगा, इसमें क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शामिल हैं, पेमेंट्स बैंक शामिल हैं और लोकल एरिया बैंक शामिल हैं जो डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स को स्थापित नहीं कर सकते। ऐसी ही बातों को स्टेटमेंट में पूछा जा सकता है। अब एक सवाल देखते हैं जो 2016 में पूछा गया था। सवाल क्या है कि भारत में वित्तीय समावेशन को प्रोत्साहित करने की दृष्टि से भुगतान बैंकों यानी पेमेंट बैंक्स की बात कर रहा है, पेमेंट बैंक्स की स्थापना की जा रही है। इस दृष्टि से निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या कौन से सही हैं? अब इसके जो स्टेटमेंट है आपको इस टॉपिक को समझने में और मदद करेंगे। जिन मोबाइल टेलीकॉम कंपनियों और सुपर बाजार श्रृंखलाओं का स्वामित्व एवं नियंत्रण भारतीय व्यक्तियों के पास है वे भुगतान बैंकों यानी पेमेंट बैंक्स के प्रवर्तक होने के योग्य हैं। दूसरा स्टेटमेंट, भुगतान बैंक क्रेडिट कार्ड एवं डेबिट कार्ड दोनों जारी कर सकते हैं। तीसरा स्टेटमेंट, भुगतान बैंक या फिर पेमेंट बैंक ऋण देने के कार्यकलाप नहीं कर सकते हैं। दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए, केवल 1 और 2, केवल 1 और 3, केवल 2 या फिर केवल 1, 2 और 3। तो इस सवाल को आप बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते थे। थोड़ा भी आपने पढ़ा होगा तो आप इस बात को समझ सकते हैं। यहाँ पर जो तीसरा स्टेटमेंट है वो कहता है कि भुगतान बैंक ऋण देने के कार्यकलाप नहीं कर सकते हैं। ये बात सही है, पेमेंट बैंक्स ऋण नहीं दे सकते यानी कि साख सृजन नहीं कर सकते। और इसके अलावा अगर इस स्टेटमेंट को हम देखें तो यहाँ कहा गया है भुगतान बैंक क्रेडिट कार्ड एवं डेबिट कार्ड दोनों जारी कर सकते हैं। तो क्रेडिट कार्ड एक तरह की लोन सुविधा ही है, अगर ऋण नहीं दे सकते तो क्रेडिट कार्ड भी जारी नहीं कर सकते। अगर हम स्टेटमेंट 2 को ही गलत मान लें तो यहाँ पर हम इसको एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर पाएंगे। ये वाला गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा और ये भी गलत हो जाएगा। सही जवाब है ऑप्शन बी यानी केवल 1 और 3। यानी अगर हमें ये ना भी पता हो कि ये स्टेटमेंट सही है या नहीं, फिर भी हम एलिमिनेट करके सही उत्तर तक पहुँच सकते हैं। ठीक, चलिए अगला, आरबीआई इनोवेशन हब शुरुआत की गई है रिजर्व बैंक इनोवेशन हब की। तो आरबीआई की पहल एक तरह से है फाइनेंशियल सेक्टर में इनोवेशंस को बढ़ावा देने की। इसकी जो शुरुआत हुई है बेंगलुरु में
आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास जी ने इसका उद्घाटन किया है और आरबीआई इनोवेशन हब की स्थापना कंपनी एक्ट की धारा 8 के तहत की गई है। शुरुआती पूंजी 100 करोड़ रुपए के आसपास इसमें घोषित की गई है। उद्देश्य क्या है? उद्देश्य देश में फाइनेंशियल इनोवेशन को प्रोत्साहित करना, विश्व की बेहतरीन जो सुविधाएं हैं, फाइनेंशियल इनोवेशन सेवाएं हैं, उनको भारत में लाना, भारत में वित्तीय समावेशन को बढ़ावा इससे मिल सकता है, प्रोटोटाइप पेमेंट्स और कॉन्सेप्ट्स का विकास हो सकता है। इसके अंतर्गत जो भी मंत्रालय हैं और अलग अलग विभाग हैं उनके बीच तालमेल बनाया जाएगा, इनोवेशन से जुड़ी समस्याओं का समाधान किया जाएगा। BFSI यानी बैंकिंग, फाइनेंस और इंश्योरेंस सेक्टर, स्टार्टअप इकोसिस्टम और रेगुलेटर्स को एक साथ लाने का काम करेगा। पूरी कहानी का मतलब ये है कि जो व्यवस्था बनाई जा रही है उसके तहत फाइनेंशियल सेक्टर को हम कैसे आगे बढ़ा सकें, इस दिशा में काम किया जाएगा। अलग अलग तरह से व्यवस्थाएं हैं। एक फंड की व्यवस्था की गई है ताकि एक जो व्यवस्था है इनोवेशन हब के रूप में, इसके तहत कैसे हम इनोवेशन को वित्तीय क्षेत्र से जोड़ सकें, नई नई पहल की जानकारी ले सकें, स्टार्टअप्स वगैरह को आगे बढ़ा सकें, ये इसका मकसद है। अगली महत्वपूर्ण स्कीम है आरबीआई रिटेल डायरेक्ट स्कीम। ये क्या कहती है, इसको देखें। तो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज पर आरबीआई की नवीन योजना लाई गई है। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज का मतलब सरकारी प्रतिभूतियां। तो आरबीआई का यहाँ पर मकसद है कि सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश को बढ़ाया जाए। ठीक, तो अब क्या होगा, निवेश जो भी निवेशक हैं, रिटेल निवेशक, खुदरा निवेशक, उनको सीधे इन प्रतिभूतियों में निवेश करने का एक ऑप्शन देने का प्रयास किया गया है, यानी कि वन स्टॉप सॉल्यूशन शुरू किया जाएगा। तो इसके अंतर्गत कई सारी चीज़ें हैं जिनको हम एक एक करके देखते हैं। कैसे काम करेगा पहले ये समझते हैं। तो लोग आरबीआई के साथ एक रिटेल डायरेक्ट गिल्ट अकाउंट खोल सकते हैं और एक ऑनलाइन पोर्टल के जरिए ये जो रिटेल डायरेक्ट गिल्ट अकाउंट है इसको खोला जा सकता है। क्या है ये गिल्ट अकाउंट? गिल्ट अकाउंट दरअसल एक ऐसा खाता होता है जिसमें हम सरकारी प्रतिभूतियों को रख सकते हैं और उन्हें मैनेज कर सकते हैं। तो पोर्टल के जरिए सरकारी प्रतिभूतियों के प्राइमरी इश्यूएंस का भी एक्सेस दिया जा सकेगा। प्राइमरी इश्यूएंस को प्राइमरी ऑफरिंग भी कहते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जब भी कोई कंपनी अपने शेयर्स या फिर इक्विटी को पहली बार बाजार में लाती है निवेश के लिए, उसको हम प्राइमरी इश्यूएंस या फिर आईपीओ के नाम से भी आप इसको जानते हैं, इनिशियल पब्लिक ऑफर के नाम से। तो आईपीओ का भी एक्सेस अब मिल सकेगा जो भी रजिस्टर्ड यूज़र होंगे। तो एक जिक्र है इसमें, रजिस्टर्ड यूजर्स की NDS-OM तक पहुंच होगी। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है नेगोशिएटेड डीलिंग सिस्टम ऑर्डर मैचिंग, एक तरह का ऑर्डर ड्रिवन ट्रेडिंग सिस्टम है जो कि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में डील करता है। यानी गवर्नमेंट की जो सिक्योरिटी यानी सरकारी प्रतिभूतियां हैं वो इस सिस्टम के तहत NDS-OM के तहत डील की जाती है। इसकी शुरुआत 2005 में की गई थी। तो केंद्र और राज्य सरकारें दोनों ही गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ यानी सरकारी प्रतिभूतियां जारी कर सकती हैं। सवाल ये भी हो सकता है कि क्या होती हैं सरकारी प्रतिभूतियां? तो कुछ खास तरह के डेट इंस्ट्रूमेंट होते हैं जिनका व्यापार किया जा सकता है। यानी डेट इंस्ट्रूमेंट का मतलब क्या हुआ? एक तरह के ऐसे आप कह सकते हैं समझौते जिसके तहत सरकार ऋण लेती है। तो ऋण लेने का मतलब है मार्केट से पैसा उठाना। तो ये प्रतिभूतियां सरकार के ऋण की जिम्मेदारी को बताती हैं, अर्थात ऐसा ऋण जो सरकार ने लिया है छोटे छोटे से समझौते करके, यानी जो प्रतिभूतियां हैं वो जारी करके। जैसे क्या है? ट्रेजरी बिल्स, कैश मैनेजमेंट बिल्स, डेटेड जी सिक्योरिटीज़ आदि, इन सभी को सरकारी प्रतिभूतियों के अंतर्गत रखा जाता है। इसमें एक छोटा सा अंतर समझने का ये है कि जो केंद्र सरकार है वो ट्रेजरी बिल्स और जी सिक्योरिटीज़ यानी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ ऋण संबंधी जारी कर सकती हैं, जबकि राज्य सरकारें केवल ऋण संबंधी जो प्रतिभूतियां हैं वे ही जारी कर सकती हैं। और राज्य सरकारों द्वारा जारी की जाने वाली जो ऋण संबंधी प्रतिभूतियां हैं उनको क्या कहते हैं हम? स्टेट डेवलपमेंट लोन्स। ठीक, तो ऐसा माना जाता है कि गोल्ड में निवेश करने से अच्छा है, स्वर्ण में निवेश करने से अच्छा है कि आप सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश करें। क्या कारण है? तो पहली बात तो ये है कि सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश करना अधिक सुरक्षित इसलिए माना जाता है क्योंकि इसमें सरकार की तरफ से गारंटी दी जाती है किसी भी समय, यानी समय समय पर इसका ब्याज मिलता है और मूलधन की भी गारंटी रहती है।
इसके अलावा इसे आवश्यकता पड़ने पर सेकेंडरी मार्केट में आसानी से बेचा जा सकता है, क्योंकि सरकार की तरफ से गारंटी दी गई है, इसलिए अपने आप में इसकी वैल्यू काफ़ी ज़्यादा मानी जाती है। एक सवाल इससे बनाते हैं, एक सवाल देखते हैं क्या बन सकता है। तो स्टेटमेंट वाला है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। रिटेल डायरेक्ट स्कीम सरकारी प्रतिभूतियों से संबंधित आरबीआई की एक योजना है। दूसरा स्टेटमेंट, केंद्र सरकार और राज्य सरकारें दोनों ट्रेजरी बिल्स जारी कर सकती हैं। आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है, केवल एक, केवल दो, एक और दो, दोनों, ना तो एक और ना ही दो। तो कमेंट सेक्शन में रिटेल डायरेक्ट स्कीम से संबंधित जो सवाल है उसका आपको आंसर देना है। इसका आंसर मैं नहीं बताऊंगा, आप कमेंट सेक्शन में दीजिए। चलिए, तो अगली स्कीम है समृद्ध स्कीम। समृद्ध स्कीम में क्या क्या महत्वपूर्ण बातें हैं, इनको समझें। तो इसका मकसद है स्टार्टअप्स को जोखिम से निकालना और मजबूती देना। तो एक नया प्रोग्राम लाया गया है, स्टार्टअप्स या फिर एंटरप्रेन्योरशिप, जिसे हम उद्यमशीलता के नाम से जानते हैं। तो इनमें किसी तरह का जोखिम ना आए। जब स्टार्टअप शुरू होता है उसके शुरुआती चरण में क्या क्या जोखिम आते हैं उस पर बात करेंगे। तो कैसे हम इनको मजबूत बना सके, इस संबंध में एक प्रोग्राम लाया गया है। इसका नाम है समृद्ध। तो समृद्ध का क्या मतलब है? क्योंकि वर्तमान सरकार इस तरह के जो शब्द हैं टेक्निकल रूप से उनका उपयोग बहुत करती है, हालांकि पहले भी ऐसे उपयोग किए जाते थे, लेकिन इस समय इनको बेहतर तरीके से उपयोग किया जा रहा है। जैसे समृद्ध का मतलब है स्टार्टअप्स एक्सेलरेटर्स ऑफ मेटी फॉर प्रोडक्ट इनोवेशन डेवलपमेंट एंड ग्रोथ। तो इसमें से ही कुछ शब्द निकाले गए हैं। स्टार्टअप्स एक्सेलरेटर्स ऑफ मेटी यानी मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी फॉर प्रोडक्ट इनोवेशन डेवलपमेंट एंड ग्रोथ। ये इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत इस पहल को शुरू किया गया है। इसका मकसद क्या है? किसी भी स्टार्टअप के प्रोडक्शन इनोवेशन, उसके डेवलपमेंट और उसकी वृद्धि पर फोकस करना। यानी खासकर अगर हम समझें तो सॉफ्टवेयर मान लीजिए डेवलपमेंट है, सॉफ्टवेयर से रिलेटेड कोई स्टार्टअप है, उसमें क्या क्या पोटेंशियल हो सकता है उसको यहाँ पर बढ़ावा देने का प्रयास किया जाएगा। इसके अलावा किसी भी स्टार्टअप को अगर मजबूत करने जैसी बात आती है तो मजबूती तभी मिल सकती है जब उस स्टार्टअप के पास वित्त और अन्य संबंधी जो जानकारियां हैं वे उपलब्ध हों। तो ये ऐसा ही यहाँ पर हमें इस स्कीम में देखने को मिलेगा। तो उत्पाद समृद्धि के लिए एक मंच के रूप में से शुरू किया गया है। इसके तहत जो नए प्रोडक्ट्स होंगे उसके लिए बेहतर निवेश का एक वातावरण बनाया जाएगा। इसके अलावा स्टार्टअप्स की फंडिंग, उन्हें फंडिंग उपलब्ध कराई जाएगी और सपोर्टिव स्किल्स पर फोकस किया जाएगा। यानी हम स्टार्टअप को अलग अलग स्तर पर कैसे मदद करें ताकि वे अपने शुरुआती दिनों में फेल होने से बचें और आगे बढ़ें और ग्रोथ करें। ठीक, तो इसके लिए तेज़ी से बढ़ते लगभग 300 स्टार्टअप्स पर ध्यान दिया जाएगा और अगले 3 सालों में कस्टमर कनेक्ट, इन्वेस्टर कनेक्ट और इंटरनेशनल एक्सपेंशन जैसे मौके उन्हें दिए जाएंगे। यानी उनको कस्टमर यानी ग्राहकों से जोड़ना, निवेशकों से जोड़ना और उनको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विस्तार करने जैसी सुविधाएं यहाँ पर दी जाएंगी। तो जो निवेश है उनमें 40 लाख रुपए तक का निवेश करने का टारगेट लिया गया है, लेकिन ऐसे ही नहीं 40 लाख खर्च कर दिए जाएंगे। निवेश के लिए स्टार्टअप के वर्तमान वैल्यूएशन और ग्रोथ स्टेज, यानी इस वक्त स्टार्टअप कितना विकसित हो चुका है, उसमें कितनी पूंजी का निवेश किया गया है, इन बातों को ध्यान में रखते हुए ही जो धनराशि है उसका इस्तेमाल किया जाएगा। तो एक सवाल देखते हैं इससे संबंधित। सवाल है, समृद्धि स्कीम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह योजना स्टार्टअप्स को जोखिम से निकालने और मजबूती देने के लिए लॉन्च की गई है। दूसरा स्टेटमेंट, इस योजना की नोडल एजेंसी इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय है। उपर्युक्त में से कौन सा स्टेटमेंट सही है? केवल एक, केवल दो, एक और दो, दोनों, या तो फिर ना तो एक और ना ही दो। तो कमेंट सेक्शन में इसका भी आप जल्दी से जवाब दीजिए। पूरे डिस्कशन के आधार पर हमने जिन टॉपिक्स को यहाँ पर डिस्कस किया है, उन पर चर्चा की है, उनको आप एक बार फिर से रिवाइज कीजिएगा ताकि अगर कोई भी सवाल आपसे टकराता है तो आप उसका मुंह तोड़ जवाब दे सकें। ठीक है, तो चलिए आज के सेशन को इन्हीं सवालों के साथ समाप्त करते हैं। आपसे मिलेंगे अगले सेशन में कुछ अन्य महत्वपूर्ण खबरों और सवालों के साथ। तब तक पढ़ते रहिए। शुक्रिया।